Next, we take some examples which are based on Gauss law. So example is 2.6 on page 32. क्या है इस एग्जाम्पल में? देखिए, there is a spherical surface of radius r in which charge q is exist. So given q equal 7.6 microcoulomb, 7.6 into 10 to power minus coulomb. Clear? And radius of this sphere is 0.03 meter. But you have to find out flux passing through this spherical surface if the radius of the sphere becomes double. कहने का मतलब यदि इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तब इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा. तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है, जिसमें चार्ज q एग्जिस्ट करता है, और यदि हम इसकी रेडियस को डबल कर दें तो कितना फ्लक्स पास होगा. लेकिन हम जानते हैं क्या, बाय यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस की शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने पढ़ा भी है. सो वी कैन राइट फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो व्हाट इज चार्ज इनसाइड spherical surface? q equals 7.6 into 10 to power minus 6. Value of epsilon naught 8.85 into 10 to power minus 12 है. तो this is cancel out by 10 to power minus 12 है. तो 10 to power 6 plus जब 10 to power minus 12 ऊपर जाएंगे तो 7.60 8.85 decimal is cancel out. If we divide 760 by 885 then we find 0.86. But we have to write it in a scientific notation. So we set 110 here, then it becomes 8.6 into 10 to power 5 volt meter. इस तरीके से हम इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.7 ऑन पेज 33. क्या दे रखा है? यहाँ एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और जिसके सेंटर पे चार्ज q एग्जिस्ट करता है. अब हमें ये निकालना है कि इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स निकलेगा. लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है किसी बाउंडेड सरफेस से. लेकिन अब हम इसे बाउंड कैसे करें? तो बाय सिमेट्री. जैसे ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो ऐसे ही हेमिस्फेरिकल सरफेस से इसको हम बाउंड कर देंगे. देन इट बिकम्स टोटल स्फीयर. देन क्या क्या गिवन है इसके अंदर? देखिए, चार्ज q गिवन है और निकालना है आपको कि इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स निकलेगा. तो फिर हमने इसको बाउंड किया किससे? एक और हेमिस्फेरिकल सरफेस से. तो ये टोटल स्फीयर बन गया. अब चार्ज q बाउंडेड है और हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. तो टू इनक्लोज चार्ज q वी कंसीडर ए hemispherical surface due to symmetry and the charge will be enclosed in a complete spherical surface. क्लियर? तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं हेमिस्फेरिकल सरफेस. इस प्रकार से कंप्लीट जो है स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी. तो अब बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स पासेस थ्रू कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस. कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कहते हैं या फिर हम ये कहते हैं टू हेमिस्फेरिकल सरफेस, क्योंकि दो हेमिस्फेरिकल सरफेस एक कंप्लीट को बनाती हैं. तो दो चीज कह सकते हैं कि कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टू हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा. तो फिर ये चीज हमारे पास में फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी. लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको सिर्फ निकालना है हेमिस्फेरिकल के लिए. तो फिर दो हेमिस्फेरिकल सरफेस से इतना फ्लक्स निकलता है, तो फिर सिंगल
फ्लक्स पासेस थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो फिर ये जो 2 है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, दिस 2 विल बी शिफ्ट हियर, देन phi dash इक्वल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, टू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना फ्लक्स निकलता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज phi dash। क्लियर? इस तरीके से इन दोनों एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 2.8 पेज नंबर 33। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि ये ए साइड का एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, और ये क्यूब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एग्जिस्ट करता है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल ई नॉट एक्स आई कैप, देखिए एक्स डायरेक्शन में है, और ई नोट जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, एंड साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल 1 सेंटीमीटर इन ऐसा यूनिट 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि क्यूब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू इतनी है और उसकी साइड ए है। निकालना क्या है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब फाई का कैलकुलेट करना है। सेकंड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ये हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तब इसके लिए हम ये देखें कि फॉर्मूला होता है हमारे पास में फ्लक्स फाई इक्वल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस डी फाई इक्वल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल ई डॉट डी एस। क्लियर? तो फिर यहां पर फाई इक्वल ई डॉट एस, लेकिन यहां इस क्यूब की जो है क्यूब जो है वो कितने प्लेन से मिलकर के बना हुआ है, तो यहाँ क्यूब जो है वो 6 प्लेन से मिलकर के बना हुआ है, ए बी ई एफ और ओ सी डी जी और बी सी डी ई और ओ ए एफ जी, क्लियर, और ओ ए बी सी और डी ई एफ जी। इस तरीके से ये 6 प्लेन जो है वो आपके पास में इस क्यूब के अंदर जो है स्क्वायर एज ए स्क्वायर काम कर रहे हैं। तो इन सभी से निकलने वाला फ्लक्स हम कैसे निकालें, ई डॉट एस पहले वाले इस प्लेन से ए बी ई एफ प्लस फिर ठीक इसके जस्ट इन फ्रंट कितना हो जाएगा ओ सी डी जी प्लस फिर अगले वाला बी सी डी ई फिर नेक्स्ट ओ ए एफ जी फिर ई डॉट एस ओ ए बी सी फिर लास्ट डी ई एफ जी। 6 प्लेन हो गए। लेकिन एक बात यहां से हम देखें वो क्या कि यहां पर मैं ये जो एरिया है इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग होता है। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होगी, तो ऐसे ही इसकी जो होगी वो बिल्कुल इन फ्रंट होगी, उसकी बैकवर्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो बिल्कुल इस साइड में होगी। तो फिर परपेंडिकुलर कौन कौन से ई और एस हुए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही काम कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए ई की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ऐसे ही इसके लिए भी ई की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन वो भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कितने प्लेन के लिए होगा, ये 4 प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं देखिए ई डॉट एस बी सी डी ई डॉट एस ओ ए एफ जी ई डॉट एस ओ ए बी सी और ई डॉट एस डी ई एफ जी ये बराबर 0 होगा, इक्वल 0। क्यों? क्योंकि ई परपेंडिकुलर है किसके, एस के। तो यहाँ 4 जो प्लेन हैं, जो 4 स्क्वायर हैं, उनका का जो एरिया वेक्टर है वो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर होगा। लेकिन 2 ऐसे प्लेन होंगे कि जिनके लिए जो है वो पैरेलल होगा। कौन सी? एक तो ये वाली साइड ए बी ई एफ, तो ए बी ई एफ इसके लिए जो है
वो हमारे पास में ऐसा कैसा जो है वो रहेगा ए ई डॉट एस ए बी ई एफ, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, और एक ये ई डॉट एस ओ सी डी जी, पहला और दूसरा। बाकी जहां अंडरलाइन कर रखे हैं वो जितने भी स्क्वायर का जो एरिया है वो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने से ये स्टेप जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 और 4। तो बच कितने गई, खाली 2 स्टेप बच गई। तो 2 स्टेप हमने यहाँ पर ये वो लिख दी, बाकी सब जीरो हो गई। लेकिन अब आगे आती है मतलब हमारे पास ई की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नोट एक्स आई का रख दिया। एरिया स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ इस प्लेन के लिए ए स्क्वायर आई का, क्योंकि इसका नॉर्मल आगे की तरफ है और एक्स एक्स के अलोंग डायरेक्शन आई का है, तो फिर ये हमारे पास एस ए स्क्वायर आई का है। ऐसे ही इस दूसरे वाले के लिए जो है ई की वैल्यू पुट कर दें, लेकिन एस यहाँ इसका नॉर्मल इधर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अलोंग माइनस आई कैप होगी। तो फिर उस केस में ई की वैल्यू तो हमने ये पुट कर दी, एस की वैल्यू माइनस आई कैप ए स्क्वायर कर दी। क्लियर? अब यहां से हम ये देखेंगे कि ये एक्स की वैल्यू इस प्लेन के लिए, ये प्लेन यहाँ ये स्क्वायर यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है ओरिजिन से। इसका मतलब एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे ए, आई डॉट आई 1 और इंटू ए स्क्वायर माइनस ये वाला प्लेन ओ सी डी जी, ओ सी डी जी ये ओरिजिन पर ही मौजूद है, इसलिए x की वैल्यू जीरो हो गई। तो OCDG के लिए x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो ये जीरो। फिर ये स्टेप तो आपके पास में जो है कंप्लीट जीरो हो गई। तो ये ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, तो ई नोट ए क्यूब आ जाएगा। ई नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ए नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, और ए साइड दे रखी है स्क्वायर की 1 × 10⁻² का होल क्यूब। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 -6 में से 5 गया -1 रह गया, 2.5 × 10⁻⁻1 और अपॉन 10 करेंगे तो 0.25। ये हमारे पास में फ्लक्स आ जाएगा। अब रही बात ये कि इसमें कितना चार्ज बाउंड होगा, तो फिर बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्यों निकालना है, तो इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू में फाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और फाई की वैल्यू आपने निकाल ली 0.25, तो फाई की जगह 0.25 पुट कर दें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कूलम चार्ज आ आएगा। इस तरीके से ये एग्जांपल 2.8 हो गया, जिसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक उसके अंदर फ्लक्स कितना गुजरेगा, कितना फ्लक्स पास होगा, दूसरा उसके अंदर कितना चार्ज बाउंड होगा। तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि अंडरलाइन जो लगी हुई जो स्टेप्स हैं वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए ई डॉट एस, ई और एस के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ई एस कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये सभी कोस 90 की वजह से क्या हो जाएंगे, जीरो। तो सिर्फ ये दो स्टेप बचेंगी और इन दोनों से निकलने वाला फ्लक्स हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है 2.9 पेज नंबर 33। क्या दे रखा है इसमें, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो एक पहले वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ठीक इसके जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दो सिचुएशन हमें दे रखी है। पूछा ये गया है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। लेकिन हम इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को दो जो है वो सरफेस में कंसीडर कर सकते हैं, एक तो कैसी, सर्कुलर, और एक कैसी, एक कर्व्ड। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो कर्व्ड सरफेस और सर्कुलर सरफेस के फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर? और यदि हम गॉस लॉ लगाएं तब इसके अंदर कितना चार्ज कंटेंट है उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें। लेकिन आपको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल 0 हो जाएगा। तो फाई सी प्लस फाई सी आई इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0। और कर्व सरफेस से निकालना है तो फाई सी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस फाई सी आई। क्लियर? अब यदि फाई सी आई सर्कुलर सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पता लग जाए तो हमें कर्व सरफेस का पता लग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं फाई सी आई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये डी एस ले लें तो इस डी एस की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस डायरेक्शन में ई, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो फिर यहाँ से फाई सी आई की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ लिख सकते हैं कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी एस के। देखिए ई ऐसे काम कर रहा है, डी एस ऐसे काम कर रहा है, तो फिर फाई सी आई की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो फाई सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो फिर इस कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया, 0। दूसरे वाले कंडीशन में हम देखें उसमें भी टोटल जो फ्लक्स होगा वही कर्व सरफेस और यही सर्कुलर सरफेस से जो है दोनों से फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? फाई सी प्लस फाई सी आई
अगेन आपके पास जीरो ही आएगी। और फाई सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं कर्व सरफेस से तो माइनस फाई सी आई करेंगे, लेकिन फाई सी आई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए ई ऊपर काम कर रहा है, डी एस नीचे काम कर रहा है, दोनों के बीच एंगल कितने का हुआ है 180 डिग्री। कितने का एंगल हुआ 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने से ये स्टेप हो गई माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट टी डी एस, माइनस आ गया। लेकिन ई बाहर निकालने इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करें तो नीचे सर्कुलर पोर्शन है और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो फिर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इस पूरी स्टेप की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस पाई आर स्क्वायर ई। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन को उठाकर फर्स्ट में रख दें तो कर्व सरफेस फाई सी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाई सी इक्वल पाई आर स्क्वायर ई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में तो कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा और इस केस में कर्व सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा और वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल ई। तो अब इनको आप जो है वो नोट कर सकते हो और इनको रिपीट करके एक बार फिर से जो है इनमें से इनको क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके गॉस लॉ पर जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर।